अब मेरे साथ विक्रम है और विक्रम मोहन अभी अभी एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के लिए चयनित हुए हैं। इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल हो चुका है। क्योंकि हम एसबीआई का रिजल्ट कभी भी एलपीटी और मेडिकल होने से पहले कभी शेयर नहीं करते हैं। विक्रम बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट्स में से एक है जो बहुत फोकस्ड है। विक्रम, आपको एसबीआई के साथ करियर शुरू करने के लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद। आप 23 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में बताइए कि आपने प्रेपरेशन कब शुरू की और कौन कौन से माइलस्टोन आए, कब आप फ्रस्ट्रेट हुए, खुद को आपने कम बैक करने के लिए क्या किया। तो एक मोटी मोटी सी आप अपनी प्रेपरेशन की जर्नी शेयर कीजिए। प्रिपरेशन मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में स्टार्ट फाइनल ईयर की, में आपने फाइनल ईयर में शुरू की थी। फिर उसके साथ साथ जब आपने बेसिक कंप्लीट करवाया, फिर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लगे, फिर वापस से आपके पास आए, एक बार फिर से कोचिंग की, और साथ में फिर उसके बाद में तो एग्ज़ाम देने शुरू किए। पहले प्री निकलने स्टार्ट हुए, फिर फिर मेंस मेंस, फेल होना फिर शुरू हुई। हाँ मेंस फेल होना शुरू हुए। फिर उसके बाद में जैसे कि लास्ट में अब एसबीआई क्लर्क ये हुआ इसके अंदर। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में आपको ऐसा कब कब लगने लगता है कि यार मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा तो तब लगता है जब वो फेलियर ही होता है तब। वो तो लगातार ही आते हैं लेकिन। हाँ। अच्छा, रिजल्ट हर बार हर 2 महीने से आ जाते हैं। इतने सारे एग्जाम्स होते हैं ना, हर 2 महीने से आपको लगने लगता है कि यार पता नहीं मैं हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। हाँ, वो 2 साल हो गए, अभी प्री नहीं निकल रहा और किसी का मेंस नहीं निकल रहा। किसी का मेंस नहीं निकल रहा। तो आप सीखते क्या हो, मतलब उस समय आप मेंस एग्जामिनेशन या आपने जो फेलर से आप क्या सीखते हैं, मतलब आपने हर बार खुद को कैसे इम्प्रूव किया है। जो गलतियाँ जिस मेंस में की हैं उन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं आप। मेनली रीजनिंग में कैसी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। रीजनिंग में तो प्रैक्टिस का ही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, टाइम उतना ही कम होगा। वो अपने आप होता जाएगा। हाँ, वो तो मतलब टाइम। किसी को तनाव पालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, उसके अंदर कोई तनाव की जरूरत नहीं। बस आप तो लगातार क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहिए। एक कि बार एक बार कंसेप्ट सीखे, एक बार सीख कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लीजिए, उसके बाद में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए। मैथ्स के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट एक क्लियर होने चाहिए, और जो सन की का सन की मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। वो स्टार्टिंग से रेगुलर बेसिस पर करने चाहिए, लगातार 6 महीने तो कम से कम। उसके बाद में आप जैसे कोई मॉक में लगा लिए, कुछ सेक्शनल मॉक लगा लिए, उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जब रियल एग्जाम में जाते हैं तो मेंस में शुरुआती दिनों में हमसे 15-17 सवाल ही हो पाते हैं। हाँ। और फिर वो बढ़ते बढ़ते 25, 27, 28 तक आराम से चले जाते हैं। क्लरिकल में तो चले ही जाते हैं। पीओ में थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो रीडिंग टाइम ज़्यादा होने से अटेम्प्ट कम हो जाता है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं इससे बहुत जूझ रहा हूँ। नहीं सर, मैथ्स में कभी नहीं लगा, क्योंकि मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था हमेशा से। ठीक है। हाँ। तो उसके अंदर तो और राजेश सर और मनोज सर ने भी काफ़ी हेल्प की थी, तो उस हिसाब से बेसिक क्लियर थे। और डीआई में अरिथमेटिक सब, उनमें कोई खास डर नहीं लगा। कोई खास डर नहीं लगा था आपको। हाँ। बिल्कुल भी नहीं लगा था। नहीं। और इंग्लिश लैंग्वेज एक अपने आप में बड़ी माथाफोड़ी रहती है, हाँ, वो क्योंकि हम सब लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, ज़्यादातर गांव वाले लोग हैं। मैं खुद भी वैसे ही गांव वाला ही हूँ। हाँ। तो एसबीआई क्लर्क की प्री एग्जाम की इंग्लिश में और मेंस एग्जाम की इंग्लिश में आपको कोई डिफरेंस लगा। डिफरेंस तो लेवल थोड़ा सा आप कर देते हैं, और बाकी लॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं। जैसे पैसेज में नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो लॉजिकल कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वही देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स को एक बार तो कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए गाइडेंस के लिए, ताकि वो कैसे रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश को कैसे फॉलो करे।
और न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, कम से दैट कम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15-20 मिनट तो ज़रूर पढ़ें। उससे आपके जीके भी हो जाएगा कवर और रीडिंग भी उससे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और दूसरा, जैसे आकांक्षा से मैं बात कर रहा था, हाँ तो आकांक्षा ने ये कहा कि उसने तो जीके के लिए कुछ नहीं किया, वो बहुत रिस्की स्टाइल भी है वैसे, क्योंकि वो यदि आपकी प्रेपरेशन बैलेंस्ड नहीं है और यदि आपको सब्जेक्ट्स ने फेवर नहीं किया किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो आप बाहर भी हो सकते हैं। पर चूंकि आप तो उस तरह के कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, नहीं सर। तो आपने जीके के लिए खुद में शेड्यूल में क्या संभावनाएं हमेशा बना के रखी? जीके के लिए मैंने अलग अलग सोर्स फॉलो किए। पहले मंथली किया करता था हॉलीवुड, स्मार्ट केड़ा इनके। फिर जैसे ही लगा कि मंथली से पूरा कवर नहीं हो रहा तो डेली बेसिस पे भी स्टार्ट किए उनके, और उनसे फ़ायदा भी मिला। IBPS PO के मेंस में भी अच्छे नंबर थे जीए में। और फिर इससे SBI में भी सारे टॉपिक्स पर ही पढ़ाए थे, क्योंकि इसके अंदर बैंकिंग्स के टॉपिक इस बार कम आए थे लास्ट ईयर से। यस, इस बार जो है वो अवेयरनेस ज्यादा थी, जनरल हाँ, अवेयरनेस ज्यादा थी, स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था। स्टैटिक पार्ट ज्यादा था। तो एक विद्यार्थी को आप यदि रेकमेंड करना चाहो कि उसे प्रेपरेशन ग्रेजुएशन के बाद शुरू करनी चाहिए या 12वीं के बाद शुरू करनी चाहिए? 12th के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। 12th के बाद शुरू कर देनी हाँ चाहिए। अच्छा, 12th के बाद करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आकांक्षा भी यही कह रही थी कि 12th के बाद कर देनी चाहिए, आप भी यही कह रहे हो कि 12th के बाद कर देनी चाहिए। तो क्या इतनी इतनी लंबी प्रेपरेशन की जरूरत होती है बैंक के लिए? प्रिपरेशन की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो टाइम एक प्रोसेस होती है कि अपने को 1 साल तो थोड़ा सीखने को ही मिलेगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। फिर अगले साल मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर इंक्रीज होना उस फेज में टाइम लगता है, 2 साल। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 2 साल जो ग्रेजुएशन के बाद लगाएंगे वो वो पहले बचाए जा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं। पहले लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जैसे क्लास में हमेशा मैं कहता रहा हूँ, फर्स्ट लव इज रीजनिंग, हाँ क्या ये बात सही है? यस सर, रीजनिंग सबका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है अगर वो स्टार्टिंग से उसको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नॉर्मली बच्चों में फियर तो मैथ्स का बहुत ज्यादा होता है, जबकि उसमें मार्क्स भी नहीं आते हैं ज्यादा, टाइम भी खत्म हो जाता है। हाँ मेंस एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पूरा पेपर पढ़ते हैं, इवन जो मैथ्स के खुद टीचर्स हैं वो भी 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। नहीं ना। और जबकि रीजनिंग आपको और लैंग्वेज और जीके जो है वो आपको इसके एवज में अच्छा खासा स्कोर दे देते हैं। तो ये जब स्टूडेंट सारे दिन मैथ्स पढ़ते हैं मैक्सिमम, आपका भी चूंकि फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, हाँ तो मैथ्स और रीजनिंग में से फाइनल स्कोर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? कंट्रीब्यूशन तो एट द एंड अपने को दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वहाँ पर अपन कह नहीं सकते कि मेंस में कौन सा पार्ट इजी आएगा कौन सा थोड़ा टफ आ जाएगा। तो अगर दोनों को बराबर लेके चलेंगे तो जो भी अपना, अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट हार्ड भी आ रहा है तो दूसरे में से अपन नंबर ले गेन पाएंगे। ले पाएंगे। सो मतलब आपका ये मानना है कि हमें रिस्क नहीं लेनी, हमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखनी बैलेंस है, जो कि रखना। मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ हाँ कि योर सेक्शनल बैलेंस इज योर सक्सेस बैलेंस। यस सर। यदि आपने सारे सेक्शंस को प्रपोर्शनेट टाइम दिया है, सबको ठीक से मैनेज किया है, तो हो सकता है 2-4 एग्जाम आपके क्रैक ना हो, ना। लेकिन फाइनली आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यस सर, ये एकदम सत्य बात है। ये एकदम सत्य बात है हाँ कि कुछ एग्जाम्स हो सकता है कि आपके ना हो। अच्छा, रिस्क नहीं प्ले करनी है, ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ मैथ्स के पीछे पड़ गए हो, इंग्लिश के पीछे पड़ गए हो, रीजनिंग के पीछे पड़ गए हो, जीके के पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, और एक जेंटलमैन की तरह रोज आपको आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना हाँ, चाहिए। उससे रीडिंग भी स्ट्रांग होगी। अपना जो पेपर का रीडिंग का टाइम हो वो अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा विक्रम, ये बताओ आप इतने सिंसियर कैसे हो, मतलब? सिंसियर तो सर, पापा टीचर हैं तो हमेशा से ही वो सिंसियरिटी अपने आप आ जाती है। अच्छा, कोई मैसेज जो आप नए बच्चे जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं या जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? रेगुलर रहें अपनी तैयारी के साथ, और एक दो फेलियर से डरे नहीं, और जो मिस्टेक अपने लास्ट एग्जाम में की उनको इम्प्रूव करते रहें बस।
दैट्स इट, हाँ यही सही तरीका है। एक्चुअली आप अपना कभी भी आत्मविश्वास मत खोइए। अच्छा, टीचिंग प्रोसेस में जैसे आकांक्षा कह रही थी कि हमें मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में उनका प्राइमरीली यही जोर था, क्योंकि जीके पे तो हमें पता ही है उन्होंने क्या किया है। जीके में तो अलग अलग सोर्स, ले नहीं पड़ते हैं, आपको ले नहीं पड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पहला सोर्स आपका न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर। और दूसरा सोर्स आपकी मॉक टेस्ट है। और कभी कभी आपको जो वीकली और मंथली जो मैराथन्स होते हैं, जो भी टीचर आपके साथ अरेंज एडजस्ट होते हैं, जिसका कलेवर आपको ठीक लगता है वो लेना चाहिए। मेरे भी कुछ फेवरेट ऑनलाइन टीचर्स हैं जो मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी जीके पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी है कि हमारे लिए ऑनलाइन सोर्सेज जीके में बहुत मदद करते हैं। सर इसमें बिल्कुल कोई कोई दो राय नहीं हो सकती है। दे आर अ ग्रेट सोर्स। बस आप अपने ऑनलाइन एजुकेटर को थोड़ा सोच समझ करके चुनिए, तो वो बहुत बहुत मदद करते हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच में अपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग करें और रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ और मैथ्स में आप जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 महीने की लर्निंग के बाद 6 महीने प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, कम से कम 15 मिनट रोज। और लॉजिक बेस्ड मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन जो मेंस के होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग वाले, उनको ज़्यादा अच्छे से करें। और जीके के लिए न्यूज़पेपर जो आपको इंग्लिश में भी मदद कर रहा है, जीके में भी मदद कर रहा है, और कोई एक ऑनलाइन सोर्स जो आपके आपके फ्लेवर और कलेवर के साथ एडजस्ट होता है, उसे मंथली तो कम से कम जरूर फॉलो करें। बस। और एक बात, क्रिटिकल रीजनिंग को बच्चे हार्ड समझ के उसको स्किप कर देते हैं कि अपन रीजनिंग का और बाकी पार्ट पढ़ लेंगे, लेकिन उसके मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन आराम से किए जा आराम से सकते हर हैं। पेपर हमने में तो आ किंग्स पर अभी जो कोर्स हम कर रहे हैं, तो 1.5 महीने का टिपिकली क्रिटिकल रीजनिंग का एक एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च कर दिया है, जाए। जिसमें हमने 13 जो चैप्टर्स हैं वो 13 चैप्टर पढ़ाते हैं। और हर चैप्टर को 5 से 6 दिन पूरे नोट्स करके अभी हम 150 पेजेस से ज़्यादा का क्रिटिकल रीजनिंग का मटेरियल बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और वो पीओ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि पीओ में तो 8 से 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। मिल जाए। और कोई ऐसी कोई इंसाइट आप देना चाहें? तो एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद में, रेगुलर बेसिस पर अपने टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉक टेस्ट हमेशा बदलते हैं। हम लोग रेकमेंड करते हैं, कभी कोई एक्स प्लेटफॉर्म है तो नेक्स्ट ईयर कोई वाई प्लेटफॉर्म होगा, और अगले साल हो सकता है कोई जेड प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर जो क्वेश्चंस का डिज़ाइन है, क्योंकि जो टीम होती है वो बदलती रहती है, राइट? तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल और उनका रेलेवेंस एग्ज़ाम के साथ मैप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम भी हर साल एक नए तरह का टेस्ट प्लेटफॉर्म आपको रेकमेंड करते हैं। विक्रम, आपको स्वर्णिम भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। और पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को के साथ में आपको किंग्स परिवार के साथ भी आपको मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। यस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर।